गुड मॉर्निंग। आज अपन कैपेसिटर्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, बट बिफोर वी बिगिन प्रॉब्लम्स ऑन एक्चुअल कैपेसिटर सर्किट्स बना के, लेट मी रिमाइंड यू, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज की थी क्या कि कैपेसिटर के लिए अंदर एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ CV स्क्वायर एंड C इज एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। तो मैंने D से मल्टीप्लाई किया, D से डिवाइड किया, तो ये V by D the whole square हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। As a result, this becomes half epsilon 0 E square A into D. और A into D क्या है? वॉल्यूम। So energy density is equal to U upon AD, which is this. The first interesting thing about this is the following. यदि इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो एनर्जी डेंसिटी इतनी है वैक्यूम में, और यदि डाइलेक्ट्रिक में रख दिया तो एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी? तो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी हाफ K एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर इन डाइलेक्ट्रिक, और K की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा हो जाएगी। तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डाइलेक्ट्रिक के अंदर एनर्जी ज्यादा क्यों है? वेरी इंटरेस्टिंग। डाइलेक्ट्रिक क्या काम करता है? डाइपोल मोमेंट्स को अलाइन कर देता है, विच मीन्स ये डाइपोल मोमेंट इधर है, ये डाइपोल मोमेंट इधर है, ये डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट के इक्वेटोरियल प्लेन पे हम देख चुके हैं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां होती है, विच मीन्स यदि इस डाइपोल मोमेंट को मैं छोटे से एरो से डिनोट करूं, इसको भी छोटे से एरो से डिनोट करूं, तो इस डाइपोल मोमेंट की वजह से इस डाइपोल मोमेंट की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। ये भी हमने किया था। तो P इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी डाइपोल्स की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दिस क्वांटिटी P डॉट E is negative with a negative sign here. This gives me a positive energy, and that is the reason for the same value of electric field, डाइलेक्ट्रिक के अंदर टोटल एनर्जी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी है, इसका क्या माने है? इसके बहुत से तरीके हैं और देखने के। आपने एक स्फीयर लिया, रेडियस R, इसके ऊपर चार्ज है प्लस Q, मान लीजिए ये हॉलो स्फीयर है, तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E is equal to KQ by R square। एंड इफ आई मेक स्फेरिकल शेल्स, उन स्फेरिकल शेल्स, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी विल बी, आई टेक अ स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस है R, ये है dr, so 4 pi R square dr is the volume of this spherical shell, और यहां पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। एनर्जी डेंसिटी कितनी है? हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, सो हाफ एप्सिलॉन 0 E की क्या वैल्यू? KQ अपॉन R स्क्वायर, energy density into volume, integrate from R to infinity, and that will give me the total energy in space because of a point charge. So this quantity gives me half epsilon 0 K square Q square 4 pi integral so K square is 1 upon 4 pi So this is the total energy stored in the whole universe because of a charge. ये हमने हॉलो स्फीयर लिया,
इसकी जगह हम अज्यूम कर सकते हैं सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो क्या होगा, ये तो होगा ही होगा, इसके एडिशन में थोड़ा सा और होगा। वो थोड़ा सा और कितना होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से वो कितना हो जाएगा, एडिशनल। एडिशनल हो जाएगा, आपको याद हो तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थी रो आर इंटू 3 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेट 0 टू कैपिटल आर। सो एड दिस टू इट, थोड़ा सा बदल जाए। दिस इज इंटरेस्टिंग फॉर अनदर रीजन। व्हाट इज द रीजन? बहुत टाइम तक लोग ये सोचते थे कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो किस वजह से है। सो पीपल थॉट कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है इट कुड बी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो फिर इलेक्ट्रॉन सॉलिड स्फीयर है या हॉलो स्फीयर, नहीं पता। मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हॉलो स्फीयर है जिसका चार्ज क्यू है, उसका रेडियस आर है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर। एंड दिस टोटल एनर्जी वी से इज द मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, MEC स्क्वायर। MC स्क्वायर तो सब जानते हैं। इससे यू कैन फाइंड आर which is known as the classical radius of electron. And this answer is about 10 to the power of minus 15 meter. Is this correct? No, electron is much smaller. As far as we know, it is a point particle. अभी तक हमें इलेक्ट्रॉन के अंदर का स्ट्रक्चर नहीं मालूम है, बट ये भी हिस्टोरिकली किसी जमाने में लोगों ने ये काम किया। जस्ट एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। लेट अस सॉल्व सम सिंपल कैपेसिटर सर्किट्स। सिंपल और मुश्किल कुछ भी। This goes to infinity. Each of these capacitance is C. Sorry. I want to find out the value of the capacitance between A and B. कैसे करें? ट्रिक आसान है, बट लेट मी रिमाइंड यू एक दूसरा चीज। किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे? यू रिमेंबर, जैसे आपका 3.3333 कुछ है तो उसको आपने लिख दिया S कुछ भी, एंड देन यू से 10S is equal to 33.333 up to infinity, or S 9S, this minus this is 30. No big deal. We'll do exactly the same thing. क्या पता करना है? इन दोनों पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस पता करना है, जिसको मैं कहता हूं C इफेक्टिव। अब चूंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो जैसे यहां 10 से मल्टीप्लाई किया, आई कैन से ओके, मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में भी पता कर सकता हूं। इसको भूल जाओ, मेरे हाथ के सिर्फ इधर देखो, तो इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस सेम होगा, विच मीन्स इसी इनफाइनाइट सीरीज को हम लिख सकते हैं C effective, C। तो C इफेक्टिव और C पैरेलल में, तो इन दोनों का रिजल्ट हो गया C प्लस C इफेक्टिव। और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसके सीरीज में है, तो उसके लिए क्या हो गया, 1/C इफेक्टिव। इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन दीज टू इज, दो कैपेसिटर्स हैं सीरीज में, एक ये और दूसरा इनका कॉम्बिनेशन। C इफेक्टिव की वैल्यू निकाल दी। थोड़ा सा चेंज करना चाहो, जैसे इच्छा हो करना चाहो। अब बोलो नहीं सर मैंने एक कैपेसिटर यहां और लगा दिया, अब मैं इसके बीच में पता करना चाहूं, वो भी ठीक है, अब C इफेक्टिव यहां हो जाएगा।
तो उससे क्या हो जाएगा, सी इफेक्टिव और ये सीरीज में हो गए, फिर वो पैरेलल में हो गए। तो माइनर डिफरेंसेस लाइक दिस, कुछ भी कर सकते हैं। एक और ये एग्जांपल है जो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, सॉल्व एग्जांपल है एच सी वर्मा साहब की किताब के अंदर। ये कैपेसिटेंसेस हैं C1, C2, C2, C1, C3। मान लीजिए हमने यहां बैटरी लगा दी, नहीं भी लगाई तो भी चलता है। बेसिकली क्या है, हमको इन दोनों पॉइंट के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या है ये पता करना है। सो इन प्रिंसिपल आई कैन टेक C1, C2, C3, C4, C5। थोड़ा सा सिंपल कर दिया, और सिंपल करें तो एक काम कर सकते हैं, लेट अस कंसीडर ऑल ऑफ देम एज C। यदि इनको सबको C कंसीडर किया, ऐसी स्थिति के अंदर इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा? ये बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि अब आप थोड़ी सी सिमेट्री देख रहे हैं। सिमेट्री क्या कहती है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके अक्रॉस भी होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अब पॉजिटिव से जाऊं या नेगेटिव से जाऊं, इसी प्रकार इसके अक्रॉस जो होगा वो इसके अक्रॉस भी होगा, और ये भी सी है, ये भी सी है, मतलब इसके अक्रॉस जो होगा वो इसके अक्रॉस होगा, और इसके अक्रॉस जो होगा वो इसके अक्रॉस होगा। यानी इन चारों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होगी, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि यदि ये जीरो है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है, V हो गया है। 0 0 0 0 0, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है, V हो गया। तो यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू V है, यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू V है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसलिए ये कैपेसिटर हो या नहीं हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये प्रॉब्लम क्या हो गई? C दो सीरीज में है, रिजल्टेंट C/2 हो गया, ये भी C/2 हो गया, और C/2 और C/2 को पैरेलल में जोड़ दिया, C हो गया। दिस बिकम्स इररिलेवेंट। थोड़ा सा चेंज करके देख सकते हैं। क्या? इसको 2C कर लीजिए, इसको 2C कर लीजिए, लेट्स कॉल इट C2, C2, C1, C1, और ये कोई C3। अब क्या हो गया? अब इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जरूरी नहीं है, नहीं होगा। इसके और इसके अक्रॉस भी नहीं होगा। लेकिन यदि आप देख रहे हैं तो कंप्लीटली सिमेट्रिक सिचुएशन है, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम होगा, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम होगा, विच मीन्स यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम होगा, विच मीन्स ये कैपेसिटर कोई रोल नहीं प्ले करेगा, विच मीन्स ये आपके दो सीरीज के अंदर हो गए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इन दोनों का कैपेसिटेंस, इसका भी यही कैपेसिटेंस हो गया, और दोनों को जोड़ दिया। ये भी आसान केस था। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और थोड़ा सा सिमेट्री काम में भी। और जो मोर स्पेसिफिक एग्जांपल है वो है, हमने लिया C1 C2 और इसको लिया C1। अब वो इतनी सिमेट्री काम नहीं आती और थोड़ी सी मेहनत मांगता है। इसके लिए इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकालें? बैटरी का पर्पस सिर्फ इतना सा है दर्शाने के लिए कि इन दोनों प्लेट से मिला के यहां कुछ चार्ज आया है, वो कितना है? -Q, यानी इस पे कितना रह गया? +Q, यानी यहां पे मैंने लिखा Q1, यहां पे मैंने लिखा Q - Q1, नतीजा +Q चार्ज इधर हो गया। तो यहां हो जाएगा सिमेट्री की वजह से -Q1 - Q - Q1। क्यों? क्योंकि इन दोनों पे मिला के जो चार्ज है वो -Q होना चाहिए, और यहां -Q है तो यहां +Q1 है, और यहां -Q - Q1 है, यहां -Q1, और यहां Q - Q1। अब इस प्लेट के ऊपर चार्ज कितना होगा? ये हमको मालूम है कि इन तीनों प्लेट पे मिला के टोटल चार्ज कितना होगा? तीनों प्लेट पे मिला के टोटल चार्ज 0 होना चाहिए,
क्योंकि इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग आउटसाइड। उसके ऊपर है Q माइनस 2Q1, सो इसके ऊपर हो गया 2Q1 माइनस Q, और इसका ऑपोजिट यहां हो गया माइनस 2Q1 माइनस Q। ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब इसलिए कर रहे हैं कि इवेंचुअली हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं Q इज इक्वल टू CV लिखना। V ये रहा, Q है, तो ये जो भी कोएफिशिएंट आएगा दैट विल बी द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो हम क्या करें, यहां से शुरू करते हैं। इसका पोटेंशियल है V V V V V V, तो यहां आए, यहां पे कितना है पोटेंशियल V, हायर से नीचे आए, कितना हो गया माइनस Q1 अपॉन C1, और आगे आए, हायर से नीचे आए, माइनस Q1 अपॉन C2, कहां पहुंच गए, 0 पे। इसी प्रकार आई कैन टेक अनदर वन लाइक दिस, स्टार्टिंग विद V, नीचे आए माइनस Q1 अपॉन C1, अब यहां आए, ये हमने यहां पे इसको प्लस माना है, तो हायर से लोअर, और फिर यहां हायर से लोअर, तो माइनस, एंड बैक टू पोटेंशियल 0। ये आपके पास दो इक्वेशंस हो गई। सॉल्व फॉर Q1, सॉल्व फॉर Q1 एंड राइट दिस, है ना। तो Q1, यदि इन दोनों इक्वेशन में से Q1 एलिमिनेट किया तो आपके पास एक इक्वेशन बचेगा जिसमें Q होगा, V होगा और C1 C2 होगा। So all what you have to do is write Q in the form of, कुछ हाथी घोड़ा है यहां पर, और ये जो आता है हाथी घोड़ा, if that is my effective capacitance which is in terms of C1, C2 and C3. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अलजेब्रा की एक्सरसाइज है, आई विल लीव इट। बट इन सबसे कुछ सीखा, उसको अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें हमें चाहिए कुल 1/2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस, और हम चाहते हैं कि उस 1/2 माइक्रोफैरेड पे कम से कम 600 वोल्ट लगा सकें, क्योंकि हर कैपेसिटर की एक रेटिंग होती है कि इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा सकते हैं। चाहिए ये, और है क्या हमारे पास, वांट this, and what do we have? We have आधा माइक्रोफैरेड के हैं तो कैपेसिटर, लेकिन उनकी रेटिंग है 400 वोल्ट, और ये कितने हैं, खूब सारे। तो क्या करें, अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम किया था बड़ा आसान सा, जिसमें हमने कहा था ये सब C है, तो इसका रिजल्टेंट C होगा, और ये तो चाहिए ही नहीं हकीकत में। और यदि इधर मैंने 600 वोल्ट लगा दिया तो यहां 300 ही आएगा, तो वो मेरी रेटिंग के अंदर अंदर है। तो ये जो चाहिए मुझे, चूंकि ये नहीं है मेरे पास, मैं 4 कैपेसिटर यूज करता हूं, ऐसे वाले, ऐसे उनको कनेक्ट कर देता हूं, और जब उनको ऐसे कनेक्ट कर देता हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी कंडीशन मीट आउट हो गई। इसके ऊपर 400 से कम है, इसके ऊपर 400 से कम है, और मेरे सर्किट में ओवरऑल कैपेसिटेंस आधा माइक्रोफैरेड। कंसिडर अनदर प्रॉब्लम। एक मान लीजिए हमारे पास 600 वोल्ट लगाया 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद मैंने बैटरी हटा दी, चार्ज हो गया मतलब उसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, C इंटू V, सो 20 इंटू 600,
So 12,000 microcoulomb or 12 millicoulomb. और अब मैंने क्या किया, इसके अक्रॉस एक दूसरा कैपेसिटर लगा दिया बैटरी हटाने के बाद, जिसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रो। चूंकि बैटरी में ऑलरेडी हटा चुका हूं तो अब एडिशनल चार्जेस तो आ नहीं सकते, तो ये जो 12 मिलीकूलम है ये थोड़ा ऊपर रह जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कनेक्ट करने के बाद कंडीशन क्या हो गई कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, which means Q1 upon C1 should be equal to Q2 upon C2 and Q1 plus Q2 is equal to 12 millicoulomb। करके देखते हैं, अभी बताता हूं क्यों। तो चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? इन द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस। इसमें कैपेसिटेंस डबल है तो इसमें चार्ज भी डबल ही होगा। तो इसमें कितना होगा? 8 मिलीकूलम, इसमें होगा 4 मिलीकूलम। V is equal to Q upon C. So 8 divided by 20, 4 divided by 10, it is the simple. इंटरेस्टिंग बात कुछ और भी है। क्या? इनिशियली टोटल कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरेड और वोल्टेज लगाया 600 वोल्ट, तो इनिशियल एनर्जी कितनी हुई? हाफ इंटू 20 इंटू 600, हाफ CV स्क्वायर। अब वो हटा दिया बैटरी, अब ये दो लगा दिए, इनके अंदर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2C। तो इस केस में हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मिलीकूलम है ना, अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, ये भी सॉरी इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 माइक्रोफैरेड, प्लस उसके अंदर एनर्जी आती है 4 इंटू 10, 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 एनर्जी कंजर्वेशन डिमांड करता है कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम होनी चाहिए। सॉल्व करके देखिए, सेम नहीं आएगी। फाइनल एनर्जी इज ऑलवेज लेस। कहां गई? तो वो जो फाइनल एनर्जी कम हो गई, वो क्यों हो गई? वो एनर्जी काम में आए यहां से यहां चार्ज लेने के, इन वायर्स के अंदर हीट अप हो गई। सॉल्व इट एंड फाइंड इट आउट फॉर योरसेल्फ, कितनी एनर्जी करीब अंदाज से कम हुई। अब डाइलेक्ट्रिक्स की प्रॉब्लम कर सकते हैं। कैपेसिटर प्लेट्स से पॉजिटिव नेगेटिव एड अ डाइलेक्ट्रिक, ये तो कर चुके हैं। अब क्या करते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव दो डाइलेक्ट्रिक ऐड किए, K1 K2, और इन दोनों की थिकनेस बराबर है। क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्टिव कैपेसिटेंस? तो पहले कैपेसिटेंस कितना था? एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। अब क्या हो गया? अब दो कैपेसिटेंसेस सीरीज में हो गए। एक कैपेसिटेंस हो गया K1 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D की जगह D/2, और दूसरा कैपेसिटेंस हो गया K2 एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय D/2। ये वाला कैपेसिटेंस दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो रिजल्टेंट क्या हो गया? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो K1 K2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर A स्क्वायर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये क्या था? ये पुराना वाला कैपेसिटेंस रहा। सो द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिकम्स K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू C। अरे वाह, ये तो फन चीज है सर। करेक्ट। तो ऐसे ही क्यों? जैसे इच्छा हो जोड़ो। ये दोनों कैपेसिटर प्लेट्स है, मैं आधा यहां कर देता हूं,
इसको K1 कह दिया, इसको K2 कह दिया। अब क्या होगा? अब हो गया ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज में नहीं पैरेलल में है, और इन दोनों कैपेसिटर का डिस्टेंस बिटवीन द टू सेम है, एरिया आधा हो गया, इसलिए इसका कैपेसिटेंस हो गया K1 एप्सिलॉन 0 A/2 डिवाइडेड बाई D। इसका कैपेसिटेंस हो गया K2 एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई 2 अपॉन D। और दो कैपेसिटर्स यदि पैरेलल में हैं तो उनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? C1 प्लस C2। So this becomes epsilon 0 A upon D, जो पुराना कैपेसिटेंस था। ऐसा क्यों? कुछ भी ऐड कर लीजिए, और ज्यादा ड्रामेटिक करना चाहें, कुछ इंटीग्रेट करना चाहें तो एक उपाय और है। ये डाइलेक्ट्रिक K1 है और ये डाइलेक्ट्रिक K2 है। अब क्या करें? कंसिडर अ थिन स्ट्रिप हियर, x दूरी पर dx, और इस तरह के खूब सारे कैपेसिटर्स ले लीजिए, और हर dx वाली जो स्ट्रिप है दैट इज 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज, जिसकी अभी हम पता कर चुके हैं। और यदि ये डिस्टेंस d मालूम है आपको टोटल, ये लेंथ भी x मालूम है, तो देन यू कैन फाइंड आउट एट एनी x हाउ मच इज दिस डिस्टेंस। Write the integral, integrate. Like I said earlier, यदि प्रॉब्लम है, please feel free to ask. Write a mail to me, I will send the solution. Yet another one. ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। अब इस प्लेट को मैं थोड़ा सा एंगल पे कर देता हूं। ये डिस्टेंस d है, एरिया ऑफ द प्लेट a है, a स्क्वायर है, मतलब a बाय a। अब क्या हुआ? अगेन इंटीग्रेट। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कि ये जो स्ट्रिप है एट अ सर्टेन डिस्टेंस x, इसकी दूरी यहां हो जाएगी d प्लस x साइन थीटा। तो बहुत सारे कैपेसिटेंसेस हैं आपके पास, सारे पैरेलल में है। पैरेलल में है मतलब जोड़ दिए, तो x दूरी पे जो स्ट्रिप लेके कैपेसिटर्स कंसिडर करेंगे उसके लिए लिखेंगे एप्सिलॉन 0। एरिया क्या होगा? a इंटू dx। क्यों? क्योंकि एक डिमेंशन a है, दूसरी dx ले ली, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? d प्लस x साइन थीटा। और ये सारे जोड़ दिए, मतलब x को मैंने इंटीग्रेट कर दिया। कहां से कहां तक? x is equal to 0 to a. That will give me the resultant capacitance. Sin theta is a constant, थीटा पे कोई इंटीग्रल नहीं है, जो कुछ है x है।